चैप्टर 7 अध्याय 7 अवर कंट्री इंडिया। हिंदुस्तान भारत हमारा देश। हमारा देश काफी बड़ा कंट्री है। हमारे देश से भी बड़े कंट्रीज हैं, लेकिन क्षेत्रफल में अच्छा खासा हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ है, यानी ज्योग्राफिकल एक्सपेंस इसका काफी ज्यादा है। डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्शन इस तरीके से बताऊंगा कि जब भी हम बात करेंगे नॉर्थ की तो ये नॉर्थ यहां हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट यहां हो जाएगा, वेस्ट यहां हो जाएगा। जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो यहां होगा, नॉर्थ वेस्ट यहां होगा, और जब हम साउथ ईस्ट की बात करेंगे यहां, साउथ वेस्ट की बात करेंगे यहां पर। तो एक एक करके देखते हैं। अगर आप देखें कि नॉर्थ में क्या है, यहां पर हिमालयाज है, यहां हिमालयाज है। फिर वेस्ट में जाएंगे, वेस्ट कौन सा होगा, ये वेस्ट में देखिए यहां पर अरेबियन सी हो गया, ये अरेबियन सी हो गया। थोड़ा ईस्ट की तरफ आ जाएं, हिंदुस्तान के ईस्ट की तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है यहां पर। और हमारे देश के नीचे, यहां पर नीचे यहां है इंडियन ओशन, हिंद महासागर। हमारे देश के नाम पर ही इस महासागर का नाम है। ये हो गया पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब ये होता है एक ऐसी जगह जहां जमीन हो और तीन जगह से, एक दो तीन जगह से यहां पर वाटर हो, वाटर हो, वाटर हो। जैसे हमारे यहाँ अरेबियन सी है या बंगाल सी है, नीचे इंडियन ओशन है, तो तीन जगह से ये भूभाग, निचले वाला भूभाग पानी से घिरा हुआ है। इसके लिए हम इसको प्रायद्वीप कहते हैं, या फिर हम पेनिनसुला कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनिनसुला। अगर पूरे एरिया को नापा जाए तो हमारे पास जो एरिया है, हिंदुस्तान का एरिया है 3.28 मिलियन, 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान रहेगा, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर। यहां ऊपर है, सबसे ऊपर यहां पर जम्मू कश्मीर का कश्मीर। सबसे नीचे जो लोएस्ट पॉइंट है, वैसे तो लोएस्ट पॉइंट यहां इंदिरा पॉइंट है, लेकिन हम अगर हमारे भूभाग की बात करें, आइलैंड पे ना जाएं, तो यहां देखिएगा इस जगह पे है कन्याकुमारी। तो इधर से लेकर इधर तक अगर आप यहां से चले और यहां तक पहुंचे तो आप कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, आप करेंगे तकरीबन 3000 का डिस्टेंस। कितना करेंगे, 3000। थोड़ा प्रिसाइज बता दो, 3000 तो याद रखने के लिए है, अगर आपको प्रिसाइज चाहिए तो ये है 3214। कितना किलोमीटर हो गया, 3214। जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो 3214, जो कि टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं 3000 से भी चलेगा। ओके, नाउ यहां पर आइए आप। यहां पर है गुजरात का कच्छ, ये इलाका, और फिर इधर चले जाइए अरुणाचल प्रदेश का एक्सट्रीम इलाका। यहां से यहां तक एक्सट्रीम पॉइंट को अगर हम जोड़ेंगे, यहां से चले आप यहां तक पहुंचे सीधा सीधे रास्ते, तो कितनी दूरी होगी ये दूरी को भी मैं आपको नंबर से बता देता हूं। तो इसको भी आप करीबन 3000 से याद करिए, दोनों 3000 याद कर लीजिए। अगर इसका एग्जैक्ट मैं आपको डिस्टेंस बताऊं तो वह है 2933। याद का एक काम करिए, इसको 3000 ना याद करके आप 2900 से याद करिए। लेकिन ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि 3000 तकरीबन, क्योंकि ये याद नहीं रहेंगे, ये आगे चल के अगर मैं एक हफ्ते बाद पूछूंगा तो याद नहीं रहेंगे। तो आप 3000 दिमाग में रखिए। अगर प्रिसाइज नंबर एग्जाम के जस्ट पहले तो 3214 ये हो गया, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक हो गया 2933। एग्जैक्ट मैंने बताया आपको। हमारे देश में एक बड़ी खासियत है, खासियत यह है कि हमको कहीं बाहर घूमने जाने की जरूरत नहीं है। लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं पहाड़ों को, बर्फ को देखने के लिए, लोग जाते हैं मिस्र के पिरामिड्स देखने के लिए, क्या क्या देखने जाते हैं। हमारे यहां मरुस्थल भी है, हमारे यहां बर्फ भी है, हमारे यहां पठार भी है, नदियां भी है, हमारे यहां समुद्र भी है, आइलैंड्स भी है, यहां बहुत अच्छे डेल्टा भी हैं, यहां सीनिक ब्यूटी है, बहुत अच्छी हरियाली है। सब चीजें हमारे पास है, हमारे देश में हर चीज है। जिसका मतलब चाहे आप डेजर्ट की बात करें, प्लेन्स की बात करें, प्लेट्यू यानी पठार की बात करें, आइलैंड की बात करें, कोस्ट की बात करें, लैंड फॉर्म स्थलाकृतियों में हम पूरे भरपूर हैं। इसके अलावा अलग अलग जगह अलग अलग क्लाइमेट है, यहां गर्म है, यहां सर्द है, यहां थोड़ा मीडियोकर है, यहां आपको समुद्री जलवायु मिलती है, लैंग्वेज कल्चर अलग अलग है।
यहाँ पर आप जम्मू कश्मीरी बोलने वाले लोगों को पाएंगे, यहाँ केवल लोग तमिल बोलते हैं, वो हिंदी बोलते ही नहीं है। यहाँ पर जाएंगे तो इनकी अपनी भाषा है, यहाँ पर लोग गुजराती बोलते हैं। बीच के बेल्ट में आ जाएंगे आप, गुजरात से लेकर यहाँ पर इस जगह पे यूपी वगैरह इलाके हो गए, बिहार, नॉर्मली लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, इस इलाके को हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। यहां तक दिल्ली ये वाला इलाका। फिर नीचे थोड़ा महाराष्ट्र में मराठी वगैरह शुरू हो जाती है, मराठी मानुस। एक और बात बताता हूं, पॉपुलेशन। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 2011 का आंकड़ा दिया हुआ है 120 करोड़। अगर याद करना तो याद कर लीजिए, लेकिन ये सही आंकड़ा अभी का फिलहाल का आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है, ये नंबर तो याद नहीं कर पाएंगे ना, तो एक बढ़िया तरीका है 138 करोड़। 138 करोड़ से याद रखिए। आपको हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते थे? 125 करोड़ 2014 में। कितने बढ़ गए हम लोग? 138 करोड़ हो गए हैं। या आपको अगर बिलियन में याद रखना है तो 1.38 बिलियन याद रखिए। सबसे आसान यही 1.38 बिलियन, क्योंकि अगर आप यूएस कनाडा में जाएंगे वहां लोग बिलियन में बात करते हैं, मिलियन में बात करते हैं। तो 1.38 बिलियन हो गया। करोड़ वो जानते ही नहीं है, लाख वो जानते ही नहीं है। 1.38 बिलियन हो गया। या फिर आप मिलियन में याद करना चाहते हैं तो पहले 4 ले लीजिए, 1387 या 1380 कह सकते हैं, क्योंकि ये अभी तक पहुंचा नहीं है ना। 1380 बोल दीजिए, 1380 मिलियन। अब हमारा जो पॉपुलेशन है वो सेकंड नंबर पे, हम सेकंड नंबर पे, चाइना नंबर 1 पे। चाइना इकोनॉमी भी हमसे आगे है, चाइना पॉपुलेशन में भी हमसे आगे है। चाइना के सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल हो जाते हैं, अमेरिका चाइना नेक टू नेक चलता है, तो खेल में भी सबसे आगे है। हिंदुस्तान को काफी अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि हम कुछ सुपर पावर बन पाए। चाइना के बारे में बता देता हूं, चाइना है कितना, ये नंबर तो याद नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा इसको हल्का कर देता हूं। 1.4 बिलियन ऐसे याद कर लीजिए, 1.42 कर लीजिए, 1.42 बिलियन, या आप करें तो 142 करोड़ के हिसाब से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चाइना हिंदुस्तान के बारे में डिस्कशन हो गया। अब आइए हमारी लोकेशनल सेटिंग पे, हमारी स्थिति परिस्थिति के बारे में हम बात करेंगे। तो इसी डायग्राम को मैं लेके चलता हूं और एक एक करके हम बात करेंगे क्या क्या रेखाएं हमारी हैं जो हमने खुद बताई हैं, और कौन कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो विश्व के हिसाब से हमारे पास हम मैनेज करते हैं या हमारे से पास होती है। तो पहली चीज हो गई हमारे पास बहुत नीचे 8 डिग्री तकरीबन नीचे, ज्यादा दूरी तो नहीं है वैसे, 8 डिग्री पे हमारी विषुवत वृत्त है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। 0 डिग्री पे है, ऊपर आ जाइए 0 डिग्री से तो 8 डिग्री हो गया है। तो 8 डिग्री 4 मिनट पे हमारा हिंदुस्तान शुरू होता है। ये हमारा लैटिट्यूड है, लेटी हुई रेखाएं, लैटिट्यूड अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट। फिर यहां पहुंच जाए सबसे पीक पर तो 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या हो गया? हमारी लेटी हुई लैटिट्यूड आखिर जो है 37 डिग्री 6 मिनट। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लगाएंगे तकरीबन आपको 30 मिलेगा, 29 मिल रहा है वैसे, करीबन 30 है। 30 डिग्री का अंतर है हमारे पैर से लेकर हमारे सर तक। अब दोनों हाथ भी देख लें हम अपने, बायां हाथ दायां हाथ, तो बाएं हाथ से लेकर दाएं हाथ तक चलेंगे या दाएं हाथ से बाएं हाथ तक चलेंगे तो आपको यहां से शुरू करते हैं। यहां लेफ्ट में हमारी ग्रीनिच है जो इंग्लैंड से पास होती है, प्राइम मेरिडियन, तो हम पूरे के पूरे दाईं तरफ है। ये वेस्ट और जो आप देख रहे हैं ईस्ट, ये हिंदुस्तान के लिए, वैसे हम लोग दोनों ईस्ट में ही आते हैं। अब ये खड़ी जो रेखाएं हैं इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी देशांतर। तो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। कितना है? तकरीबन ये भी 29-30 डिग्री है, ध्यान रहेगा। अब हिंदुस्तान से एक रेखा पास होती है जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। यहां से कर्क रेखा पास होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की है। ठीक, ये लैटिट्यूड हो गया। आइए यहां पर एक रेखा ऐसी है जिस रेखा को हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड, या इसको हम याम्योत्तर कहते हैं। हमारी ये प्राइम, एक तरीके से प्राइम मेरिडियन हमारी हिंदुस्तान के लिए है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब हो ये इसको लिया क्यों गया, इसको समझिए। यहां पर सूरज साहब उग रहे हैं, यहां सूरज साहब उग रहे हैं, सूरज साहब उगते हैं, पहले रेखा यहां पहुंच जाती है सूरज की किरणें, और यहां तक पहुंचते पहुंचते वो लगा देती है तकरीबन 2 घंटे, तकरीबन 2 घंटे। कैसे 2 घंटे कैसे आया, ये सवाल भी उठना चाहिए आपके दिमाग में। देखिए यहां से यहां तक अंतर मैंने कितना बताया आपको, तकरीबन 30 डिग्री, एक अंदाजा मान के चलते हैं, वैसे कुछ पॉइंट में आता है 30 डिग्री हो गया। यहां से यहां तक 30 डिग्री। अब 30 डिग्री 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है, तो यहां से यहां तक अगर आप चलेंगे तो कितना होगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री में कितना आएगा, 30 × 4 कर दीजिए, ये हो गया 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना होगा, 60 2 घंटे हो गए। तो 2 आवर्स नहीं होते, ये तकरीबन 1 आवर 45 मिनट्स होता है, 1 घंटा 45 मिनट, मतलब 2 घंटा 1 घंटा 45 मिनट के बीच में रहता है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में लग जाएगा 2 घंटा। अब आपने यहां खड़े हुए घड़ी पकड़ के, यहां खड़े हुए घड़ी पकड़ के
आपका टाइम यहाँ पर दिखा रहेगा मान लीजिए 9 बज रहा है, तो यहाँ दिखा रहेगा 10:45, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। फिर क्या करेंगे, कैसे रेलवे टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, बाकी चीजें कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए क्या किया हमने, ये रेखा मान ली, ये जो उत्तर प्रदेश है उसके मिर्जापुर से पास होती है, इसका जो डिग्री है वो है 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट, ध्यान रहेगा 82 डिग्री 30 मिनट्स, ये है 82.5 डिग्री, ये हो गया। ये इसको कहते हैं हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो यही रहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। यहीं पर IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहां से होता है, यानी इस रेखा पे जो टाइम होगा, अब इन साहब को यही ये जो घड़ी पहनी है ना, इनको यहां का टाइम मिलाना पड़ेगा, ये जो साहब खड़े हैं इनको यहां का टाइम मिलाना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान में चाहे कोई भी आदमी कहीं भी हो, उनको टाइम कहां का मिलेगा, इस जगह का। मिर्जापुर से जो लाइन जा रही है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, 82.5 डिग्री। ये चीजें क्लियर हो गई, क्यों हम 1 घंटा 45 मिनट हमारा डिफरेंस है यहां से यहां तक, वो भी आपको क्लियर आ गया। उसके बाद ये मैंने बता दिया आपको 2 घंटे होते हैं, ओके, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये भी हो गया, सारा हो गया। चलिए अब आते हैं हमारे पड़ोसियों पे। पर देखिए आपके परिवार इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितने का परिवार पड़ोसी होता है, इसलिए पड़ोसियों से पंगे ना लें। हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती है, चाइना से चलती रहती है, कुछ हम म्यांमार से चलते रहते हैं, नेपाल से चलता रहता है, ये सब ठीक नहीं है ना। मोहब्बत से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, किसी से कोई दिक्कत भी हो तो थोड़ा मीठे बोल बोलो, सब सही हो जाता है। यहां पर आए हम हिंदुस्तान, एक एक करके गिनाता हूं। पाकिस्तान अच्छी खासी हमारी इनसे रेखा मिली हुई है, एक्चुअली ये हमारे छोटे भाई हैं, हमारे भाई हैं क्योंकि हम लोग एक ही तो थे। बांग्लादेश भी हमारा भाई है क्योंकि हम एक ही थे, तो एक पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये हम तीनों एक थे। फिर पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान फिर अलग हो गया इंदिरा गांधी जी के समय। तो हमारा लेफ्ट और जो राइट कह सकते हैं इसको, ईस्ट वेस्ट बोलते हैं वैसे इसको। तो तीन कौन कौन से पड़ोसी हो गए, पाकिस्तान बांग्लादेश, ठीक। सबसे ज्यादा रेखा जो होती है वो हमारी जो मिली हुई है, वो अक्सर हम सुनते हैं कि चाइना है, लेकिन किताब में कहीं लिखा हुआ है कि बांग्लादेश है, जबकि आपको कम लगता है ना अगर इसको निकालें तो। लेकिन यहां से लेकर यहां तक अब अगर हम रेखा निकालें, अगर उसको खींचे और इससे मिलाएं तो हमको इसको बात ज्यादा ही दिखाई देगी। चलिए वो हमारा मुद्दा नहीं है, हम 7 हमारे पड़ोसियों के बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, 106 किलोमीटर की रेखा है केवल अफगानिस्तान से, बहुत छोटी रेखा है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे दोस्त है, अफगानिस्तान भी दोस्त है, चाइना भी दोस्त है, चाइना से हमारा सबसे बढ़िया ट्रेड होता है, सबसे अच्छा कम्युनिकेशन ट्रेड, मतलब हमारा आर्थिक इनके साथ बड़ा सामरिक आर्थिक हमारा संबंध है। चाइना हो गया, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नेपाल तो हमारा खैर रोटी बेटी का हमारा इनके साथ रिश्ता है, नेपाल हो गया। भूटान हो गया, भूटान तो हमारा एक तरीके से छोटा बेटा कह सकते हैं, हम लोग बहुत यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे। बांग्लादेश तो बता दिया मैंने। म्यांमार से थोड़ी दूरियां हैं, लेकिन यहाँ के जो इलाके हैं उनसे काफी इनकी घनिष्ठता है, ये जो यहाँ के इलाके हैं। तो मैं एक एक करके बताता हूँ, 7 हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ध्यान रहेगा यहां पर है अरेबियन सी, यहां है बे ऑफ बंगाल, नीचे है हिंद महासागर। 2 हमारे पास आइलैंड है, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, उस समय थोड़े कम चर्चा करेंगे, यहां ज्यादा कर लेते हैं। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड। यहां पर है केरला के बगल में है, केरला से ही जाती है शिप विप, सब इधर से पहुंच जाता है। लक्षद्वीप कोरल आइलैंड है, कोरल के बारे में बताऊंगा, पहले यहां आ जाते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत, लक्षद्वीप भी बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है, वो बेचारा डूब गया सुनामी के कारण, और बहुत बढ़िया इलाका है ये। मोस्टली आपको इसमें तमिलियन, बंगाली और मलयाली लोग इसमें मिलेंगे, क्योंकि लोग यहाँ पर जाते हैं और बहुत बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत ही, मतलब मैं क्योंकि यहाँ रहा हूँ 7-8 साल रहा हूँ, इसलिए बेहतरीन इलाका है पोर्ट ब्लेयर। बड़े होंगे तो आना जाना जरूर इस जगह पे, पता नहीं यहाँ तो मैं गया नहीं, लेकिन यहाँ जरूर गया हूँ। ओके, नाउ 7 तो हमारे पड़ोसी मिल गए। अब जरा मैं आपको स्टेट्स बता देता हूँ। हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब आप बोलेंगे ये तो किताब में तो कुछ और लिखा हुआ है, तो मैं आपको इसकी पहले लिस्टिंग दिखा देता हूँ, फिर वापस जाएंगे। लिस्टिंग ये है लेटेस्ट 2020 की बता रहा हूँ। 1 से लेकर 28 हमारे ये कितने स्टेट्स हो गए, 28 स्टेट्स। और यहां पर 1 से लेकर यहां पर हो गया 8, क्या हो गए, यूनियन टेरिटरीज। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनियन टेरिटरीज जो है वो कब बने हैं, देखिए 2020, 2019, 2019 जब हमारी बीजेपी की सरकार आई तो उनका मेन ये था कि भाई इस चीज को करना है, उन्होंने मैनिफेस्टो में लिख रखा था। तो उन्होंने क्या किया, जे&के जो स्टेट था उसको डिवाइड कर दिया 2 यूनियन टेरिटरीज में, एक लद्दाख हो गया और एक हो गया जे&के। तो अब ये दोनों यूनियन टेरिटरीज है, मतलब इस यहाँ अपनी सरकार नहीं हो सकती है, ये जो होंगी यूनियन, मतलब
केंद्र सरकार इसको मैनेज करेगी, इसको डील करेगी, इसको इस पे राज करेगी। इसलिए और फिर दूसरी चीज ये की इन्होंने कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया। दमन दीव को, ये अलग अलग पहले अलग अलग थे हमारी यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है केंद्र शासित, केंद्र शासित करती है, इसमें कोई स्टेट की सरकार नहीं होती है। थोड़ा इसमें दिल्ली थोड़ा अलग है, दिल्ली में स्टेट की भी सरकार है। अब 28 और 8 का मतलब समझ गया आप कैसे आइए। इसमें राजधानी भी दी है, अगर रोक के देखना चाहें तो आपके लिए अच्छा होगा। फिर हम स्टेट्स दिखाते हैं, यहां जम्मू कश्मीर है, थोड़ा ये हिमाचल प्रदेश हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा। चंडीगढ़ हरियाणा की एक ही राजधानी है, वो है नो 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 पंजाब हरियाणा स्टेट है, इनकी एक ही राजधानी है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ एक और इसमें है, चंडीगढ़ खुद अपना एक यूनियन टेरिटरी है। देखिएगा चंडीगढ़ राजधानी है, जैसे दिल्ली देश की राजधानी है, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी भी है। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है। राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है। स्टेट किसके हिसाब से? एरिया के हिसाब से। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। ये देखिए गोवा, सबसे छोटा गोवा, सबसे बड़ा राजस्थान एरिया के हिसाब से। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बढ़िया पॉपुलेशन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में। क्योंकि अब आप कहेंगे यहाँ पर क्या ऐसा है, यहाँ पर ये गैंजेटिक प्लेन में आता है। बिहार में भी बहुत पॉपुलेशन है, और जैसे हमारा बंगाल में बहुत पॉपुलेशन है, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पर उपजाऊ जमीन है, जरोड़ मिट्टी है, जरोड़ निक्षेप है, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, प्लेन इलाका है, खेती बाड़ी होती है, लोगों के रोजगार के साधन है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। अब आप कहेंगे राजस्थान में इतना बड़ा इलाका क्यों नहीं लोग रहते? अरे हमारा यहाँ पर बहुत गर्म इलाका है, बहुत ज्यादा मरुस्थल है यहाँ पर, है ना, तो बहुत बहुत मुश्किल है जीना यहाँ पर, तो लेकिन फिर भी लोग रहते हैं, बहुत अच्छा इलाका है, यहाँ भी जाइएगा। ये हो गया। अब एक यहाँ पर हमारे जिनको हम साउथ इंडिया कहते हैं, सदर्न, जो कि हिंदुस्तान ही है, लेकिन हम पता नहीं क्यों साउथ इंडिया, इसको हम नॉर्थ इंडिया कहते हैं, इसको साउथ इंडिया कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, नहीं कहना चाहिए। ये हमारा देश है, ये भी हमारा देश है। अब साउथ इंडिया में कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं वो देखिएगा, क्योंकि यहाँ ये इससे नीचे साउथ इंडिया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, और ये सब के सब एडवांस स्टेट है। और केरला ने तो मतलब मचा रखा है, तहलका मचा रखा है। केरला एजुकेशन में भी सबसे आगे है, आपकी स्वास्थ्य में भी सबसे आगे। ये अगर आपको जाना हो तो यहां जाइए, यहां रहिए, बेहतरीन जगह है। अब यहां पर दो हमारे पड़ोसी भी हैं। कौन से? जो हमारे वैसे तो पड़ोसी नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से पड़ोसी है क्योंकि तमिलनाडु और श्रीलंका में रोटी बेटी का रिश्ता है, यहां से शादी होता है। मुतैया मुरलीधरन जो है ना, यहाँ के स्पिनर बॉलर, उनकी बीवी यहाँ की है, तमिलनाडु की। तो मालदीव्स भी है, यहां पर एक इलाका है मालदीव्स, वो भी अलग देश है। श्रीलंका भी अलग देश है, तो मैं यहां पर दिखा पाऊं आपको, ये श्रीलंका। तो इसके बीच में एक संधि है यहां पर, इसको हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। क्या कहेंगे? PALK, पाक स्ट्रेट। ये पाक स्ट्रेट, PALK और STRAIT, ये है श्रीलंका। और हिंदुस्तान इससे अलग है। मालदीव्स भी यहां पर है, ये भी अपना एक अलग देश है। चलिए जी, दिल्ली हमारा कैपिटल है, दिल्ली हमारा कैपिटल है। और जितने भी स्टेट्स बने हमने जो भी देखे, वो स्टेट जो है वो भाषाई आधार पे है। यानी तमिलनाडु में आपको तमिल भाषा के लोग मिलते हैं, लेकिन ऐसा जो बॉर्डर क्षेत्र होते हैं ना, उसमें आपको मिक्स्ड ब्रीड मिलती है। जो बॉर्डर इलाका मिक्स्ड ब्रीड मिलती है उसमें। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल के आधार पे, गोवा सबसे छोटा क्षेत्र है। और ये जो स्टेट्स हैं अलग अलग, इनको फिर से डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता है, करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट से फिर वो वार्ड वगैरह में डिवाइड होता है, ताकि अच्छी तरीके से हम इसका क्या कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। फिजिकल डिवीजन पे आते हैं। फिजिकल डिवीजन क्या हो गया? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, कोस्ट है, आइलैंड है, यानी कि पहाड़ है, पठार है, प्लेन्स है, कोस्ट है, तट है, और आइलैंड है। ये आइलैंड्स भी हमारे पास। फिर सबसे ऊपर जाइएगा, ये जो है ना सबसे ऊपर, ये एक लाइन देख लीजिएगा, ये दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, ये 3 लाइनों के बारे में बता रहा हूं। सबसे ऊपर जो है उसको हम कहते हैं हिमाद्री। हिमाद्री क्या कहेंगे? हिमाद्री, ग्रेट हिमालय। यहां सबसे ज्यादा पीक, मतलब 8000 से ऊपर वाली पीक्स यहां पर आपको मिलेंगी। फिर नीचे आ जाइए थोड़ा, इसे कहते हैं मिडिल हिमालय या हिमाचल कहते हैं इसको, सेकंड पोर्शन। यानी सबसे ऊपर पोर्शन हो गया आपका हिमाद्री, दूसरा इलाका हो गया आपका मिडिल हिमालय या हिमाचल, और उसके बाद तीसरा जो हो गया उसे हम शिवालिक कहते हैं। शिवालिक, दून वगैरह यहां पर सिचुएट है, जैसे देहरादून हो गया, ये सब यहां पर ही है, वो वैली है शिवालिक। तो ये 3 हो गए। यहां से यहां तक पूरा फैला हुआ है, यहां तक गया है, देखिए पूरे नदर ईस्टर्न तक यहां गया हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न तक गया हुआ है। जो नदर्न प्लेन है उसके अब सबसे ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे आ रहे हैं।
ये जो इलाका है इसको हम कहते हैं प्लेन्स, इंडियन प्लेन्स है, और ये फ्लैट है यानी प्लेन्स है, और यहां पर आपको बहुत अच्छी एलुवियल डिपॉजिट यानी कि निक्षेप, जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप, क्योंकि यहां नदियां आती है। आप देखिए यमुना, गंगा, सारी नदियां यहां पर आ रही हैं, और ये नदियां जो हैं ये अपने साथ बहुत अच्छी मिट्टी लेके आती है, महीन मिट्टी लेके आती है, और यहां पर ये जमा करती हैं। तो ये जो इलाका है बड़ा उपजाऊ होता है, क्योंकि उसके अंदर उर्वरता बहुत अच्छी होती है। तो नदर्न इंडियन प्लेन जो है इसमें एलुवियल डिपॉजिट है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग इसीलिए रहते हैं। इंडस नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, और बहुत सारी जो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। एक नदी जब यूज आती है उसके साथ जो नदी आके मिल जाती है, नदी उसमें पानी जोड़ती है, उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। एक नदी यूज आ रही है, वो पानी एक नदी उससे अलग निकल जाती है, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो यहाँ बहुत सारी नदियां हैं, और बहुत अच्छा यहाँ पर पानी है, और बहुत अच्छा यहाँ पर लोग रहते हैं, बहुत अच्छे पॉपुलेशन है यहाँ पर। अब आइए वेस्टर्न घाट पे। वेस्टर्न घाट, ये जो वेस्टर्न घाट हो गया वो ये हो गया। देखिए इसमें इसी वेस्टर्न घाट में हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, बहुत गर्मा गर्म इलाका है। रात को बहुत कम टेम्परेचर, दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर, ड्राई है, हॉट है, मतलब बहुत गर्म है और ड्राई है, और बहुत कम वेजिटेशन है यहाँ पर, बहुत कांटेदार पेड़ पौधे होते हैं। यहां पर आइएगा, इस जगह को हम कहेंगे इसको कहेंगे पेनिनसुलर रीजन। ये क्या हो गया? पेनिनसुलर। कौन सा भाग दिखा दूं मैं आपको, ये कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दक्कन प्लेटियो वाला अलग इलाका है, ये है ये जो पीला पीला इलाका देख रहे हैं ना ऊपर वाला, इसके बारे में बात कर रहा हूं, इसके बारे में बात कर रहा हूं। इसको हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटियो, पेनिनसुलर प्लेटियो, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटियो। अब इसमें क्या है, इसकी हाइट जो है अनइवन है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। इसमें अरावली हिल को देखिएगा, अरावली रेंज, ये है अरावली रेंज, ये बहुत पुरानी हमारी रेंज है, बहुत पुरानी रेंज है। इसके अलावा अगर हम यहां पे आए, इस जगह पे विंध्या रेंज हो गई है, और ये सतपुड़ा रेंज हो गई। सतपुड़ा मतलब पर्वत श्रृंखला है, ये दोनों समझ गए आप। अब इन्हीं से निकलती है नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी की बात करना बहुत जरूरी है, क्यों, अब आप समझेंगे। नर्मदा तापी दो ऐसी नदियां या कुछ ऐसी नदियों में से हैं जो जाके अरेबियन सी में गुजरती हैं, अरेबियन सी में जाके डूबती हैं। बाकी नदियां, क्योंकि ये जो नीचे वाला इलाका है वो कुछ इस तरीके से है, तो पानी यहां से जो बह रहा है ना, ये वाला इलाका ये हो गया, ये वाला इलाका ये हो गया, पानी इस तरीके से जाता है। तो जितनी भी नदियां यहां से शुरू होंगी वो यहां गिरती है। यही दो नदियां हैं, या ऐसी एक दो और नदियां हैं जो यहां गिरती हैं जाके, ध्यान रहेगा। नर्मदा तापी हमेशा पूछा जाता है। अब आइए जरा, ये अरेबियन सी में जाके गुजरती हैं, अरेबियन ये सी में जाके डूबती हैं, ऐसे कह सकते हैं, मिलती हैं। फिर वेस्टर्न घाट या सह्याद्री, ये वेस्टर्न घाट हो गए, सह्याद्री कहते हैं इसको। ये हो गया ईस्टर्न घाट, मैंने आपको डायरेक्शन बताए थे ना, ये वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया। अब क्योंकि ये जो वेस्टर्न घाट है बड़ा कंटिन्यूस है, देख लीजिए आप, दिख भी रहा होगा, बड़ा कंटिन्यूस है। ये जो है कटे फिटे है, कटाफटा है, देख रहे हैं आप। तो यहां पर आपको बहुत सारे नेचुरल वो मिल जाएंगे, बंदरगाह, राइट। और ये जो प्लेट्यू है, ये वाला जो प्लेट्यू मैं आपको बता रहा था, ये जो प्लेट्यूज है काफी रिच है, किसमें, कोल और आयरन ओर में, कोयले और लौह अयस्क में। फिर जो वेस्टर्न घाट है, इसके वेस्ट में यहां पर है आपका ये वेस्टर्न घाट, यहां हो गया ये ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के दाएं तरफ आपका कोस्टल रीजन है, यहां पर कोस्टल रीजन है। तो इन प्लेन को हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। ये इसको में ना कुछ जैसे हम मालाबार और कोरोमंडल कहते हैं। ये जो इलाका ना मालाबार, आपने सुना होगा मालाबारी बिरयानी, मालाबारी पराठा, वो इस इलाके की देन है, इस जगह की। तो और इस पे चर्चा करेंगे। ये जो ईस्ट कोस्टल प्लेन्स हैं, ये थोड़े बड़े हैं। ईस्टर्न जो ये प्लेन है थोड़े बड़े हैं। और अगर इसको देखा जाए, ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ये वाले, ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं थोड़े नैरो हैं, संकरे हैं, ये थोड़े ब्रॉड, बड़े हैं। अब मैंने कहा था कि आपको बहुत सारी नदियां हैं जो यहां गिरती है, बे ऑफ बंगाल में ज्यादा नदियां गिरती हैं। कौन कौन सी हो गई, चलिए यहां पर एक एक करके मैं दिखाता हूं। महानदी गिर गई, गोदावरी जाके गिर गई, कावेरी जाके गिर गई, कृष्णा जाके गिर गई। ये बहुत बड़े, बहुत बेहतरीन यहां पर बनाते हैं डेल्टा। ये जाके कहां जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, ध्यान रहेगा, ये पूछा जाता है। बहुत फर्टाइल लैंड है, बड़ी अच्छी खेती होती है यहां पर। अच्छा, इंडिया गैंजेटिक प्लेन की, ये देखिए यहां से गंगा आ रही है, यहां से ब्रह्मपुत्र आ रही है, यहां जाके इनका मिलन हो जाता है। मिलन कहां जाके होता है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जाके ये सबसे बड़े, सबसे बेहतरीन क्या बनाते हैं, डेल्टा, सुंदरबन का इलाका कहते हैं इसको, बे ऑफ बंगाल में। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है लक्षद्वीप हमारा एक यूनियन टेरिटरी है,
और ये कोरल आइलैंड है। कोरल इस तरीके से दिखते हैं। क्या होते क्या है ये कोरल, कहां से आ गए, क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा था पोर्ट ब्लेयर में 8 साल रहा हूं, तो कोरल जो होते हैं एक मरीन एनिमल है, जानवर है, जिनको हम पॉलिप्स कहते हैं। ये जानवर जब मर जाते हैं फिर ये इनकी जो स्केलेटन है वो हार्ड हो जाती है। हार्ड मतलब बोलो हार्ड होने के बाद ये जो कोरल बन जाते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद ये अगर उठ जाते हैं तो फिर ये आइलैंड बन जाते हैं, कोरल आइलैंड। अगर आप यहां जाएंगे अंडमान निकोबार तो वहां एक कोरल आइलैंड भी है बाकायदा। तो ये कोरल आइलैंड हो गए, तो आप समझ गए कि ये कोरल आइलैंड कौन सा हो गया, ये कोरल आइलैंड हो गया लक्षद्वीप। यहां पर अंडमान निकोबार आइलैंड है, बहुत सारे 300 से ऊपर आइलैंड्स हैं इसमें। सबसे बेहतरीन अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपका नील हैवलॉक करके है, नील हैवलॉक। फिर उसके ऐसे बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जिसमें तो लोग रहते भी नहीं है। फिर हुआ क्या कि यहां पर हमारा इंदिरा पॉइंट है, सबसे आखिरी पॉइंट। सुनामी आई, बेचारा डूब गया है, बहुत सारे इसमें डूब गए। अब सुनामी आती क्यों है? सुनामी आती है, आप भूकंप और ज्वालामुखी सुनते रहते हैं। जब भूकंप ज्वालामुखी आता है तो आप देखते नहीं है कि भाई इतना बड़ा हादसा हो गया। तो ये प्लेट्स होती है बेसिकली, वो टकराती हैं आपस में। तो पानी के अंदर भी तो प्लेट्स ही हैं, जमीन ही तो है। तो ये जब टकराती हैं आपस में तो यहाँ पर जो पानी है ना ये हिलता है, और जब पानी हिलता है तो इतनी बड़ी लाटा बनाता है, और लाटा फिर क्योंकि वेव है वो तो ट्रेवल करेगी, और जब ये आती है तो वो इस तरीके से आती है और ये सारा इलाका हलाक हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसकी यादें ना दिलाई जाए, इसने जापान वेपान को तो खत्म ही कर दिया था। ऐसी आती है इस तरीके की बड़ी बड़ी, तो सुनामी आती है। ये बचेंगे इससे, हम थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग और ये सब जो हम गड़बड़ियां कर रहे हैं इससे, इसको दूर करेंगे तो सब बच जाएंगे। चलिए जनाब, आज की बात यहीं तक, शुक्रिया।